G20 को लेकर के ये बैठक अब से कुछ ही दिन में शुरू होने जा रही है, जिससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इसी के साथ अब रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज सुबह बारिश हुई और इस दौरान कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई। मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक व्यापक बारिश होगी। आज उत्तराखंड में तेज और बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल समेत ओडिशा और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में हैदराबाद और अन्य जिलों में अगले 4 दिन में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। तेलंगाना में हैदराबाद समेत इस बार 33 में से 20 जिलों में कम बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दौरा कर रहे हैं और आज भी केंद्रीय मंत्री कई जगहों पर हालातों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र पूरी मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्य और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम का गठन किया, जो आज अपना क्षेत्रीय दौरा शुरू करेगी। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। राज्य के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम तो हो रहा है, लेकिन अब भी पानी खतरे के निशान से ऊपर है। एनडीआरएफ ने दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्यों के लिए 17 टीमें तैनात की हैं। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना लगातार बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उधर दिल्ली सरकार ने प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की। दिल्ली में यमुना नदी के आसपास के इलाकों में सभी सरकारी और निजी स्कूल आज और कल बंद रखे गए। सभी को ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करने का विकल्प दिया गया। मध्य प्रदेश में ज्यादातर प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में 9% और पश्चिमी हिस्से में 20% ज्यादा बारिश हुई। बिहार में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल के अन्य जिलों में नदियों के उफान पर रहने के कारण कई प्रखंडों में बाढ़ जैसी स्थिति। महानंदा और सहायक नदियां ज्यादातर स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। केंद्र सरकार की पहल के बाद देश भर में नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए 80 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों को भी काफी राहत मिली है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। एनसीबी द्वारा लगभग 2,416 करोड़ रुपए मूल्य के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ समन्वय से देश के विभिन्न हिस्सों में नष्ट किए जाने वाले मादक पदार्थों में एनसीबी की हैदराबाद इकाई द्वारा 6,590 किलोग्राम, इंदौर द्वारा 822 किलोग्राम और जम्मू द्वारा 356 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। तमाम राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसीज द्वारा असम, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में कुल 1,44,122 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया जाएगा। 1 जून 2022 से 15 जुलाई 2023 तक एनसीबी की सभी क्षेत्रीय इकाइयों और राज्यों के एएनटीएफ ने मिलकर करीब 8,76,554 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की, जो लक्ष्य से 11 गुना से भी ज्यादा है। आज होने वाले नशीले पदार्थों के विनिष्टीकरण के साथ ही 1 वर्ष में नष्ट किए गए मादक पदार्थों की मात्रा करीब 10 लाख किलोग्राम हो जाएगी, जिसका मूल्य लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। भारत की G20 अध्यक्षता में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक आज से गांधीनगर में शुरू हो रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गांधीनगर की इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का उद्देश्य G20 वित्त ट्रैक के परिणामों की समीक्षा करना और आगे बढ़ने के लिए मंत्रियों और राज्यपालों से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। बैठक में करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, उप गवर्नरों, मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भविष्य के मजबूत और टिकाऊ शहर तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र से शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश करने को कहा है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में निवेशक संवाद में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेजी से शहरीकरण को देखते हुए वर्ष 2018 से 2030 के दौरान अनुमानित 29.4 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त के लिए नई रणनीतियां और भुगतान सेवाएं शहरों के आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं। साथ ही उन्होंने बुनियादी क्षेत्र में वित्त के लिए सरकारी निजी भागीदारी के नियामक प्रारूप और बेहतर नीति पर भी जोर दिया। आने वाले दिनों में भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक और वित्तीय संवाद आयोजित होंगे। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इंडोनेशिया की वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती ने गांधीनगर में की। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि NTCA के अनुसार शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि कुरू नेशनल पार्क में चीतों की मृत्यु के कारण प्राकृतिक है। NTCA चीता परियोजना को लागू करने वाली संस्था है। रेडियो कॉलर से चीतों की मौत से जुड़े समाचारों पर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये अटकलबाजी पर आधारित है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि चीता परियोजना को अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसकी सफलता या विफलता पर कुछ कहना जल्दबाजी है। मंत्रालय ने कहा कि चीता परियोजना दीर्घकालीन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में आज बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बिम्स्टेक एजेंडे को और गहरा करने और संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर से लखनऊ तक की पहुंच और अब आसान होने वाली है। बनकर तैयार हो चुका है हाईवे। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन कर इसको जनता को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात में 2 PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों की आधारशिला रखे जाने की सराहना की और कहा कि ये पार्क उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अनेक अवसर भी सृजित करेंगे। राष्ट्रपति 18 जुलाई को दिल्ली में 9 राज्यों सचिवों और जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ भूमि सम्मान 2023 प्रदान करेंगी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य घटकों के लिए संपूर्णता प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भूमि सम्मान से जुड़े आयोजन को राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद अहम बताया और कहा कि ये लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहली बार भूमि सम्मान प्राप्त करेंगे। नेपाल भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम के तहत भारत ने नेपाल को 43 एम्बुलेंस और 50 स्कूल बसें उपहार में दी। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने लाभार्थी संगठनों को इनकी चाबियां सौंपी। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण आज से मंगोलिया के उलान बचार में हो रहा है। 31 जुलाई तक सैन्य अभ्यास में मंगोलियाई सशस्त्र बल के सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिक हिस्सा लेंगे। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का मकसद पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपनी क्षमताओं और कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लेंगे।
आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वाराणसी में आज शिव के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर बन जाने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में श्रद्धालुओं ने देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को पूजा अर्चना की। हर साल सावन के महीने में यहां मेला लगता है। आज सोमवती अमावस्या है और इस दिन स्नान और दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को महाराष्ट्र में उद्योग जगत के लिए बड़ी सौगात बताया। पीएम मित्र महाराष्ट्र की तीव्र प्रगति को और मजबूती मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्पादन बढ़ाने और संपूर्ण कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए कृषि वैज्ञानिकों से पशुपालन और मछली पालन में अनुसंधान करने के लिए कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि आय बढ़ाने के अपने उद्देश्य के तहत पिछले 9 साल में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में आने वाले 4-5 साल में पर्याप्त वृद्धि होगी और स्टार्टअप की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने एआई, वेब 3 और डीप टेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों में निवेश जारी है। जुलाई के पहले 2 सप्ताह के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। इस साल अब तक भारत के इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेशक 1.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। इससे पहले जून में 47,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जो कि अगस्त 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर था। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 6 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस रही। निवेशक लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड को तरजीह दे रहे हैं। अप्रैल-जून तिमाही में इन योजनाओं में करीब 11,000 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बफर स्टॉक के लिए 20% अधिक यानी कुल 3 लाख टन प्याज खरीदा। सरकार प्याज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए बार्क के साथ काम कर रही है। सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।
हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया का आईपीओ आज से खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 475 से 500 रुपए प्रति शेयर तक तय किया गया है। कंपनी के आईपीओ के जरिए 631 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि रूस के पास क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है। अगर यूक्रेन पहले रूसी सेना के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो उनका इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन ने कहा कि वो अपने क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश करते समय दुश्मन सैनिकों पर क्लस्टर बमों का उपयोग करेगा, लेकिन रूसी क्षेत्र पर उनका उपयोग नहीं करेगा। 100 से ज्यादा देशों में क्लस्टर युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। काला सागर अनाज समझौता के आज आखिरी दिन है। इस समझौते का उद्देश्य संघर्ष के कारण अवरुद्ध यूक्रेनी अनाज को सुरक्षित रूप से निर्यात करने की अनुमति देकर वैश्विक खाद्य संकट को रोकना है। रूस ने बार बार इस समझौते से बाहर निकलने की धमकी दी है। यूक्रेन अनाज और तिलहन का एक प्रमुख उत्पादक है और संघर्ष की शुरुआत में इसके निर्यात में रुकावट के कारण वैश्विक खाद्य कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। बांग्लादेश की बुरीगंगा नदी में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं। ये घटना कल रात करीब 8:15 पर हुई, जब ढाका के सदर घाट से तेलघाट की ओर जा रही नाव रेत के एक टीले से टकरा गई। बुरीगंगा नदी में नाव पलटने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन सेवा की 3 इकाइयां और तटरक्षक बल की एक बचाव टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। इसके अलावा 7 लोगों को बचा लिया गया। दक्षिण कोरिया में पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा। वहीं दक्षिण पश्चिमी जियोला, चुंगचेओंग और ग्योंगसांग प्रांतों में 250 मिलीमीटर तक अतिरिक्त बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण कोरिया में विनाशकारी बाढ़ के बाद 14 शहरों और प्रांतों से कुल 8,852 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कारों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं सहित घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी पेंसिल्वेनिया में शनिवार को अचानक आई बाढ़ की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 महीने के नवजात सहित 4 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया की गवर्नर ने लोगों से मौसम के खराब रहने को लेकर चेतावनी जारी की। दक्षिण पूर्वी पेंसिल्वेनिया में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई कारें बह गई। इन वाहनों के भीतर कोई भी मौजूद नहीं था। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य के कई क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में रहें। उत्तर पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्से पिछले सप्ताह बारिश से जलमग्न हो गए हैं। अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी राज्य एरिजोना इस वक्त प्रचंड गर्मी की तपिश झेल रहा है। लगातार 17वें दिन एरिजोना राज्य की राजधानी फिनिक्स में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। कनाडा के एडमोंटन शहर में जंगलों में लगी आग के कारण धुएं की चादर दिखाई दी। पूर्वी कनाडा के बड़े हिस्से में जंगल की आग के कारण पारा भी बढ़ा है। मई से अब तक देश भर में लगभग 24 मिलियन एकड़ में फैले जंगलों में आग लगी है। कनाडा के क्यूबेक के उत्तरी भागों में आपातकालीन निकासी में मदद के लिए कनाडाई सेना को तैनात किया जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया में लगभग 2000 दमकल कर्मी लगभग 350 से ज्यादा जगहों पर लगी आग से जूझ रहे हैं। स्पेन के द्वीप ला पाल्मा में जंगल की आग बेकाबू होने के बाद 4000 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। जंगल की आग ला पाल्मा द्वीप के उत्तर में एक जंगली इलाके एल पिनार पोटागोडा नगरपालिका में शुरू हुई। कैनरी द्वीप समूह के अध्यक्ष फर्नांडो क्लेविजो ने कहा कि कम से कम 13 घर नष्ट हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि 4650 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि प्रभावित हुई।
दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली के 16 शहरों में कल रेड अलर्ट जारी किया गया। यह अलर्ट रोम, फ्लोरेंस और बोलोग्ना पर लागू होगा और इसका स्वस्थ लोगों पर भी असर पड़ सकता है। रोम में आज पारा 40 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, जो अगस्त 2007 में बनाए गए 40.5 डिग्री के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। यूरोप में अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया। ईरान में पुलिस बल के प्रमुख सैयद मटिजर अल महदी ने मॉरलिटी पुलिस की हिजाब कश्ती को फिर से शुरू करने की घोषणा की। सैयद मटिजर अल महदी ने कहा कि पूरे देश में पुलिस गश्त फिर से शुरू की जाएगी। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में ब्रिज पर एक बार फिर से हमला हुआ। गवर्नर सर्गेई अक्सियोनोव ने कहा कि आपातकालीन स्थिति के कारण क्रीमिया प्रायद्वीप को रूसी क्षेत्र से जोड़ने वाले क्रीमियन ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया। 5 सेट तक चले फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 अल्कराज ने विश्व नंबर 2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हरा दिया। 20 साल के अल्कराज सेंटाना और राफेल नडाल के बाद विंबलडन जीतने वाले स्पेन के तीसरे खिलाड़ी बने। यह अल्कराज का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले वो 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं। पेरिस में खेली जा रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अजीत सिंह ने जेवलिन में पुरुषों के F46 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इस कैटेगरी को रजत पदक भी भारत के नाम रहा। भारत के पैरा एथलीट रिंकू ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर पर अपना कब्जा किया। भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडीमान ने इटली में चल रहे ISSF शॉटगन विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर हासिल की। मार्च में दोहा में कांस्य पदक जीतने के बाद ही पृथ्वीराज का दूसरा व्यक्तिगत ISSF विश्व कप पदक है। पृथ्वीराज फाइनल में 34 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में रविवार को सिलेसिया डायमंड लीग मीट में 6वें स्थान पर रहने के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने थाईलैंड में आयोजित हुई एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण के अलावा 12 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 8 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदक अपने नाम किए। भारत की लंबी दूरी की दिग्गज धाविका पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक के साथ अपना दूसरा पदक जीता। 100 मीटर बाधा दौड़ में एशियाई चैंपियनशिप में ज्योति याराजी ने 200 मीटर की दौड़ में 23.13 सेकंड के साथ रजत पदक जीतकर हासिल की। एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डीपी मनु ने 81.01 की थ्रो के साथ रजत पदक जीता। प्रियंका गोस्वामी और विकास सिंह ने भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक हासिल किए। आभा खटुआ ने महिलाओं की गोला फेंक में 18.06 मीटर के साथ न केवल रजत पदक हासिल किया बल्कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड की भी बराबरी की। काजोल लोकप्रिय हिंदी धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएंगी नजर। काजोल वेब सीरीज द ट्रायल को प्रमोट करने के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरीज में उतरेंगी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर के गाना हुकुम का टीजर हुआ रिलीज। हाल ही में फिल्म जेलर का गाना कावाला भी रिलीज किया गया था। भाग्यलक्ष्मी फेम आकाश चौधरी का हुआ एक्सीडेंट। पीछे से आ रहे हैवी ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। अपने पेट डॉग के साथ मुंबई से दूर वेकेशन पर जा रहे थे आकाश चौधरी।
भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत को फिल्म निर्माता प्रदीप सिंह की कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ने अपनी आगामी 5 फिल्मों के लिए साइन किया। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने गायक अभिनेता राकेश मिश्रा का गाना शिवाला हमरा गांव के टी सीरीज हमार भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया। हिंदी सिनेमा में अपनी फिल्म सत्या से धमाल मचाने के 25 साल बाद अभिनेता जेडी चक्रवर्ती अपनी आगामी स्ट्रीमिंग सीरीज दया में नजर आएंगे। ये सीरीज एक क्राइम थ्रिलर है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने अपनी आने वाली फिल्म कन्निवेदी की घोषणा की है। अभिनेत्री ने फिल्म को लेकर पूजा सेरेमनी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने मनाया 40वां बर्थडे। अपने पति और एक्टर विकी कौशल के साथ वेकेशन पर कैटरीना। वेकेशन की कुछ रोमांटिक तस्वीरें विकी कौशल ने की शेयर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिंगर नुपुर सेनन ने रवि तेजा के साथ फिल्म टाइगर नागेश्वर राव की शूटिंग पूरी कर ली है। हाल ही में आने वाली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का टीजर सामने आया था। ये फिल्म 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। और टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रैकनिंग पार्ट 1 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में लगी है। स्पेशल एजेंट इथन हंट के इम्पॉसिबल मिशन पर बनी फिल्म ने फैंस का दिल खुश कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज का एजेंडा। समाज